गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पाठक उत्तराखंड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों तक अपना सीरीज को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं ये सीरीज किन बच्चों के लिए चला के लेके आया हूँ। बच्चे जो उत्तराखंड में किसी भी प्रकार के एग्जाम की जिसमें जीएस आती होगी, जिसमें उत्तराखंड सब्जेक्ट पूछा जाता होगा, कोई भी एग्जाम आप इससे कवर कर सकते हैं। निश्चिंत होकर के, निसंकोच होकर के देखिए वीडियो को। यूकेपीएससी का एग्जाम हो, यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। तो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड का पहला राजवंश बच्चों, जिसका नाम है कुलिंद राजवंश। क्या नाम है इसका? कुलिंद राजवंश। बोले तो कुलिंद डायनेस्टी। कुनिंदा डायनेस्टी, कुनिंद राजवंश। और उत्तराखंड का पहला राजवंश है बच्चों ये, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, पहली डायनेस्टी है। अब ध्यान रखना, सवाल दो तरीके से हो सकता है। एक वो अगर हमसे पूछेगा कि उत्तराखंड में राज्य करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, तो बच्चों ये कुलिंद राजवंश था। अगर वो हमसे सवाल पूछे उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, तब कतुरी होगा। क्यों? क्योंकि कुलिंद विशुद्ध रूप से इनके बारे में बहुत आदि ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है, तो केवल इनकी मुद्राएं और कुछ पौराणिक साहित्य है जिससे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो शासनकाल है वो कितने से कितने तक लगभग आता है। अगर हम बच्चों मोटा मोटे देखें तो 400 बीसी से लेकर के 300 एडी के आसपास तक इन्होंने रूल किया, ठीक है ना, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें। लेकिन इनके संदर्भ में जानकारी महाभारत में भी है, और यह माना जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग 1000 बीसी के आसपास हुआ होगा। अगर महाभारत को हम ऐतिहासिक जानकारी मान लें, लेकिन महाभारत को हम विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ मान नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इनका हम यहाँ से 400 बीसी से 300 एडी तक का काल लेके चलते हैं। महाभारत के आधार पर इनका काल बच्चों लगभग 1000 बीसी से निकलता है। अब जानकारी के स्रोत क्या है, इनके इतिहास की जानकारी के सोर्सेस क्या क्या है बच्चों? दो इनके इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। कुछ तो साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत पाणिनि की अष्टाध्यायी आ जाती है। अष्टाध्यायी पाणिनि, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख बच्चों कुलुन नाम से किया है। किस नाम से किया है? कुलुन नाम से किया है। पाणिनि ने इनको क्या कहा है? कुलुन। दूसरा बच्चों इनके संदर्भ में जानकारी है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य इसका लेखक है, और यहां पर इनको बच्चों कुलिंद कहा गया है। तीसरी कुलिंदों के संदर्भ में जानकारी है बच्चों टॉलमी के विवरणों में, टॉलमी के विवरण, अकाउंट्स ऑफ टॉलमी, इसमें इनको कुलिंद्राइन कहा गया है। हिंदी में इसको कुलिंद्रेन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और चौथी इनके संदर्भ में जानकारी है बच्चों विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कुलिंदों को कुलिंदो पत्यकस कहा गया है। क्या कहा गया है? कुलिंदो पत्यकस कहा गया है, ठीक है ना। कुलिंदो पत्यकस किसमें कहा गया है बेटा? इनको विष्णु पुराण में कहा गया है। तो ये इनके इतिहास जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हो जाते हैं। कौन कौन से? पाणिनि की अष्टाध्यायी। अब बच्चों आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये तो व्याकरण का ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रामर है इसमें, तो इसमें इन्होंने कैसे कुलिंद डायनेस्टी के बारे में जानकारी दी है? बच्चों पाणिनि ने जो अपने सूत्र लिखे हैं उनका जो उदाहरण दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है, वो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल सारे इसने कुलिंद डायनेस्टी से कोट करके दिए हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर हमको फिर इनके इतिहास की जानकारी इससे प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ हम जाएं इनके साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों पर, तो पुरातात्विक स्रोतों में दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पुरातात्विक स्रोत, पहला बच्चों अशोक का कालसी शिलालेख, अशोक का कालसी अभिलेख, और दूसरा बच्चों कुलिंद मुद्राएं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब
जो भी मैं जानकारी इनके बारे में आपको दूंगा तो सबसे डिटेल टॉपिक जो हमारा इसमें है बेसिकली कुलिंद मुद्राएं हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इनका इतिहास जानने का कुलिंद मुद्राएं ही है, ठीक है ना। तो बच्चों जितना हम डिस्कस हो पाएगा करेंगे, अगर मुद्राओं तक हमारा समय ज्यादा आज लगेगा तो फिर हम कुलिंद मुद्राओं के लिए सेपरेट अलग से लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी में, अर्थशास्त्र में, टॉलमी के अकाउंट्स में और विष्णु पुराण में क्या क्या नाम आए हैं मैंने सब जगह बता दिए हैं। कुलुन कहा है पाणिनि ने, कुलिंद कहा है कौटिल्य ने, टॉलमी के विवरणों में इनको क्या कहा गया है कुलिंद्रेन यानी कि कुलिंड्राइन, और विष्णु पुराण में बच्चों इनको क्या कहा गया है कुलिंदो पत्यकस, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों। अब अशोक का जो कालसी अभिलेख है बच्चों, इसको सबसे पहले मिस्टर फॉरेस्टर ने खोजा था, मिस्टर फॉरेस्टर ने खोजा था। अब अगर आप मेरा वीडियो यहां पर देख रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मिस्टर फॉरेस्टर ने इसका अभिलेख खोजा कब था, ठीक है ना। अशोक के कालसी अभिलेख को कब इन्होंने खोजा था, इसको आप बताएंगे मुझे आप, ठीक है ना। और इस अशोक के कालसी अभिलेख में क्या कहा गया बेटा, कुलिंदों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग हुआ है। पुलिंद शब्द का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रखना। क्या कहा गया है अशोक के अभिलेख में इनको, पुलिंद। और बेटा जो इनका राज्य क्षेत्र है, इनके राज्य क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया। तो राज्य क्षेत्र क्या कहला रहा है इनका, अपरांत। और इनका नाम कुलिंदों का नाम क्या मिल रहा है बच्चों इसमें हमको, पुलिंद। तो अशोक के काल से शिलालेख में कुलिंदों को पुलिंद कहा गया है और इनके राज्य क्षेत्र को बच्चों क्या कहा गया है, अपरांत कहा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉरेस्टर ने इसकी खोज कब की है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आती हैं कुलिंद मुद्राएं। तो कुलिंद मुद्राएं बेटा, कुलिंदों का इतिहास जानने का, कुलिंदों का इतिहास जानने का सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत। कुलिंदों का इतिहास जानने का सबसे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बेटा, इनकी मुद्राएं हैं, ठीक है ना। अब कुलिंद मुद्राओं को हम पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं मुद्राएं अलग से ही इसको पढ़ाता हूं आपको नए टॉपिक में। बच्चों जो कुलिंदों का राज्य है, ये पश्चिम में सतलज घाटी से पूर्व में अलकनंदा घाटी तक विस्तृत था। अलकनंदा घाटी तक विस्तृत था। तो पश्चिमी सीमा क्या है बच्चों, सतलज नदी, और पूर्वी सीमा क्या है बच्चों, अलकनंदा नदी। तो पश्चिम में सतलज घाटी से लेके पूर्व में अलकनंदा घाटी के बीच में बेटा क्या है, पूरा का पूरा कुलिंद राज्य स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं मुद्राओं पर आ रहा हूं। अब बच्चों जब हम कुलिंदों के इतिहास के संदर्भ में इनकी मुद्राओं की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुलिंद मुद्राएं, दो भागों में इनको हम बांट सकते हैं बेटा। एक इनकी प्रारंभिक मुद्राएं या प्रारंभिक सिक्के, अर्ली कॉइन्स, और लेटर स्टेज कॉइन्स यानी कि परिवर्ती मुद्रा। कॉइन्स इन लेटर स्टेज। तो प्रारंभिक मुद्राएं बच्चों कुलिंदों की ताम्र धातु से निर्मित हैं, ताम्र धातु से निर्मित हैं। और जबकि इनकी जो परिवर्ती मुद्राएं हैं बच्चों, ये ताम्र व रजत धातु से निर्मित है। रजत बोले तो सिल्वर यानी कि चांदी, रजत धातु से निर्मित है, ठीक है। दूसरा, प्रारंभिक मुद्राओं में केवल कादस्य शब्द का उल्लेख है, कादस्य शब्द का उल्लेख। अब
कादस्य शब्द बच्चों ये एक गण को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि प्रारंभ में ये क्या थे, गणतंत्र थे, यानी कि इनमें अर्ली स्टेज में रिपब्लिक सिस्टम प्रिवेल्ड था। अब मैं इसकी कहानी भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। और अगर हम यहां देखें तो परिवर्ती मुद्राओं में बेटा शासकों का नाम मिलता है हमको, शासकों का नाम लिखित है। ठीक है, तो वहां शासकों का नाम, उनका उपाधि का भी अंकन मिलता है। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है बेटा कि यहाँ ये राजतंत्र हो गए थे, अब इनमें मोनार्की सिस्टम आ गया बाद में। ठीक है ना। अब दोनों ये अंतर आ क्यों रहा है? अंतर इसलिए आ रहा है बच्चों, पाणिनि का जो काल है ये मौर्यों के काल से पहले के काल में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, तो इसका मतलब उससे पहले कुलिंद राजवंश का एग्जिस्टेंस है। तो जब अर्ली कुलिंदाज जो है बेटा, जहां तक अशोक का शासन काल रहा है मौर्यों की स्थिति तक, वहां तक ये एक गणतंत्र के रूप में शासन कर रहे हैं। ठीक है, और जहां से अशोक की मृत्यु होती है, मौर्य राजवंश का पतन होता है और उत्तर भारत में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है, तो वहां फिर ये सॉवर्निटी अटेन कर लेते हैं, यानी कि संप्रभुता प्राप्त कर लेते हैं, और वहां इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और वहां राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को इन्होंने अपना लिया बच्चों। तो ठीक है, तो दो प्रकार से इनमें हम अंतर कर सकते हैं कि प्रारंभिक मुद्राएं क्या है और परिवर्ती मुद्राएं क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रारंभिक मुद्राएं जो इनकी प्रचलित हैं बेटा, ये काल अगर इनका हम देखें तो पाणिनि के काल से मौर्य काल तक, और यहां हम देखें तो मौर्योत्तर काल में इनका प्रचलन है। ठीक है, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में परिवर्ती मुद्राएं इनकी प्रचलित रही हैं। तो प्रारंभिक मुद्राओं में बच्चों कादस्य शब्द का उल्लेख मिलता है जो इनके गण को रिप्रेजेंट करता है। क्यों ये मानने का हमारे पास आधार क्या है? क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत में जिस समय महात्मा बुद्ध का एज है, यानी कि वो जिसमें बौद्ध धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो उसी के कंटेम्प्रेरी हमको भारत में बहुत सारे रिपब्लिक यानी कि गणतंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस आधार पर ये मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाई कुलिंदों का जो अर्ली सिस्टम था वो कैसा रहा होगा, रिपब्लिक सिस्टम रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो पूछा जाता है वो हमसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कुलिंद मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कहां से मिली हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मुद्रा प्राप्ति के स्थान, मुद्रा प्राप्ति के स्थान, तो कौन कौन से प्लेस बेटा? सबसे पहले मिली अठूड़। अठूड़ कहां है? टिहरी में, और अठूड़ को ही कई जगह थत्यूड़ भी लिखा जाता है। ठीक है, कहां मिली? अठूड़ में, टिहरी गढ़वाल में। दूसरा है बेटा देवढूंगा। देवढूंगा है बच्चों उत्तरकाशी में। कहां? उत्तरकाशी में। फिर मिली बच्चों भेड़ा गांव। फिर मिली बच्चों भेड़ा गांव। भेड़ा गांव कहाँ है? पौड़ी में। हाँ, फिर हमारा आ जाता है सुमाड़ी, ये भी पौड़ी में। और फिर हमको मिली बच्चों नेक्स्ट जो साइट है इसकी, कत्यूर घाटी में। कहाँ? ये सारे लोकेशंस हो गए बच्चों कहाँ के? उत्तराखंड के। इससे कई बार सवाल पूछा भी गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से उत्तराखंड में? अठूड़ टिहरी गढ़वाल से, थत्यूड़ भी इसको बोलते हैं, देवढूंगा इन उत्तरकाशी, भेड़ा गांव इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, सुमाड़ी इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड कत्यूर वैली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो पहले अल्मोड़ा में था, अब कुछ हिस्सा इसका बागेश्वर में भी चला गया, तो अभी भी पुरानी किताबों में ये हमको अल्मोड़ा जनपद के रूप में इसका उल्लेख मिलता है बच्चों। ठीक है ना, तो इन स्थानों से कुलिंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई। अगर उत्तराखंड से बाहर हम देखें, उत्तराखंड से बाहर कहां मिली? उत्तराखंड से बाहर, तो बच्चों उत्तराखंड से बाहर बेहट से मिली हैं। बेहट है सहारनपुर के पास में। करनाल से मिली हैं हरियाणा में। रोपड़ से मिली हैं पंजाब में।
हिमाचल से मिली हैं, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। और बच्चों तक्षशिला से भी कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तक्षशिला से भी प्राप्त हुई हैं। लेकिन तक्षशिला से प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि इनका साम्राज्य तक्षशिला तक फैला हुआ था। इससे ये इंडिकेट होता है बेटा कि सेंट्रल एशिया के साथ यानी कि मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है। उत्तराखंड से बाहर कहाँ, बेहट में मिली हैं, करनाल में मिली हैं, रोपड़ में मिली हैं, हिमाचल प्रदेश में मिली हैं, करनाल के पास में ही एक सुगन गांव भी है, वहां से भी मिली हैं, तक्षशिला से भी मिली हैं। और तक्षशिला से मिलने का मतलब क्या है बेटा कि सेंट्रल एशिया के साथ इनके क्या रहे होंगे, ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्थानों पर, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में कुलिंदों की जो प्रारंभिक राजधानी है बच्चों, प्रारंभिक राजधानी, कुलिंदों की प्रारंभिक राजधानी ये बताई गई है बेटो कालकूट। क्या बताई गई है बच्चों, कालकूट। और कालकूट हम मानते हैं कि वर्तमान में कालसी के आसपास का कहीं क्षेत्र रहा होगा ये। अब कोई हिस्टोरिकल इसका प्रमाण नहीं है, केवल ये हमारा अनुमान है। हमारा मतलब मेरा नहीं, इतिहासकारों का। ठीक है ना, जो भी हमको उत्तराखंड के इतिहास पर लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं। दूसरा, बाद में जब इनकी परिवर्ती राजधानी, ये माना जाता है कि एम्पायर का एक्सपेंशन हो गया, परिवर्ती राजधानी ये सुघ्न गांव थी या सुघ्न नगर, सुघ्न नगर। अब सुघ्न नगर वर्तमान में तो बेटा वैसे हरियाणा में है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सुघ्न नगर कौन सा, हरियाणा वाला नहीं बल्कि उत्तराखंड का श्रीनगर रहा होगा। अब क्यों, ये मानने का आधार क्या है, क्योंकि महाभारत में इसका उल्लेख आ रहा है। तो महाभारत में एक कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख आता है। किसका, सुबाहु का। और महाभारत के अनुसार कुलिंद शासक सुबाहु की राजधानी कहां थी बच्चों, श्रीनगर थी। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो महाभारत कालीन जो कुलिंद शासक सुबाहु है, इसकी राजधानी कहां है, श्रीनगर में है। और वहां पर इसका उल्लेख बच्चों सुबाहुपुर नाम से हमको मिलता है। किसका, श्रीनगर का। ठीक है ना, क्योंकि जो वन पर्व है वहां पर सुबाहुपुर में आने का पांडवों का उल्लेख हमको मिलता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है ये कि सुगननगर ये हरियाणा वाला माना जाए या जो वर्तमान में जो श्रीनगर है उत्तराखंड का, इसको माना जाए। तो हमें यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर हमसे सवाल जिस अकॉर्डिंग पूछेगा तो हम उसको उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ये इसकी जानकारी है। अब बच्चों अध्ययन की दृष्टि से कुलिंद मुद्राओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? अध्ययन की दृष्टि से कुलिंद मुद्राओं को हम बच्चों 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला अमोघभूति प्रकार, अमोघभूति प्रकार। दूसरा बच्चों अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरा बच्चों चत्रेश्वर ऑब्लिक अनाम प्रकार। अब ये तीनों हमको डिटेल में पढ़ने हैं, तो इसको हम इसके लिए सेपरेट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा कुलिंद मुद्राओं के ऊपर। ठीक है ना, तो मोटा मोटा मैं इसका आपका थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आपको बता देता हूं। बेटा अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कुलिंद शासक अमोघभूति का उल्लेख मिलता है हमको। तो इसी आधार पर कुलिंद शासक अमोघभूति को ही सबसे प्रतापी शासक भी कुलिंद राजवंश का माना जाता है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हम इसको इसलिए बोलते हैं, प्रारंभ में ये अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र में खतुरी घाटी से प्राप्त हुई और ये केवल उत्तराखंड के ही हिमालयी मध्य हिमालयी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। और चत्रेश्वर प्रकार इसलिए कहा जाता है बेटा, इसमें इस मुद्रा में उल्लेख मिलता है भगवान चत्रेश्वर महात्मनः। इससे यह प्रमाणित होता है कि चत्रेश्वर यहाँ पर शिव हैं और कुलिंदों के आराध्य देवता शिव रहे होंगे। और इसमें किसी राजा का नाम न होने के कारण, केवल चत्रेश्वर का नाम होने के कारण इनको नो नेम टाइप यानी कि अनाम प्रकार भी हम बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं अगला ही लेक्चर आपके लिए सेपरेट से लेके आऊंगा, इसमें केवल हम कुलिंद मुद्राओं की ही बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आज हमने किसी चीज के बारे में पढ़ लिया, कुलिंदों के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में, इनकी मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं इसके बारे में, इनकी पूर्ववर्ती मुद्राएं और परिवर्ती मुद्राओं के बारे में, इनकी राजधानी के बारे में। और अगला जो लेक्चर हम कुलिंद राजवंश का लेकर के आएंगे दूसरे पार्ट में, उसमें बेटा हम अमोघभूति टाइप, अल्मोड़ा टाइप एंड चत्रेश्वर और नो नेम टाइप ऑफ
पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप बने रहिए पाठक सर उत्तराखंड के साथ में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।